जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, झारखंड बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है जारी कर दिया है। तो आज की यह वीडियो जो है आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो है क्लास 10th मैथ का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव सोल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड था और आप लोगों को लगातार ये मैसेज भी आ रहा था कि सब्जेक्टिव लेकर आइए। तो दोस्तों, आप सभी को जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से समझना है, अच्छे से सॉल्यूशन को देखना है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और बारीकी से आपको जो है समझना है कि क्या कुछ मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से जो है समझना है, ठीक है। एकदम अच्छे से आपको समझना है। और देखिए, जितना भी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ ना, देखिए आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव वाला जो है मैंने सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर करा दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला जितना भी था ना, सारा चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताया है। और भी जो है ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का मैं लगातार आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ। आपका मैथ बचा हुआ था, मैथ जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को जो है करना है, ठीक है। हर एक जो है क्वेश्चन को देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए इसको हम समझेंगे और इसको आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है क्या करना है, अच्छे से देखना है। चलिए इसको भाई थोड़ा सा जूम आउट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्टिव का, जो 31वां नंबर सवाल है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। कहता है कि 6 और 20 कहता है, ठीक है। यहाँ पे ये सवाल ये कहता है कि 6 और 20 का जो है अभाज्य गुणन ये है ना, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो भाई एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ समझिए, सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा। 6 का अभाज्य करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 का करेंगे तो 20 का कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा 5। अब हमको क्या कहता है, एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ अगर हम दोनों को निकालेंगे, सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि इसमें से जो है आपका जो कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या भाई, ये आ रहा है 2। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है आंसर हो चुका है। उसके बाद फिर ये कहता है कि एलसीएम भी बताइए, तो एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना है, जो कॉमन आ रहा था उसको लिख देंगे और जो कॉमन नहीं आ रहा था उसको भी लिख देंगे भाई एकदम। देखिए 2 गुना ये हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा 5। अब इसको गुना कर दीजिए। अब इसको अगर गुना कीजिएगा कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो देखिए एचसीएफ और एलसीएम जो है आपका आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 32वां नंबर है ना। देखिए 32वां नंबर जो सवाल है इसको आप ध्यान देंगे। देखिए सवाल ये कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण का कहता है कि जो समीकरण है एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर चला गया, पेनवा तो गड़बड़ा जाता है। देखिए कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का जो है शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद है माइनस है 7x है प्लस कितना भाई 12 है। इसको हम निकालेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को करना क्या है कि इस दोनों के साथ गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा। तो इसको खंडित करना है, गुणनखंड तरीके से लिखेंगे। 4x हो जाएगा माइनस 3x प्लस कितना हो गया, ये 12 हो गया। इसको देखिए कॉमन करेंगे, इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है भाई, x मिल रहा है, तो यहाँ x बच गया एगो। तो यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा -4। देखिए कॉमन करने का तरीका एक होता है जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिनेशन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस कितना है 4x है, तो इसमें क्या करना है, देखिए x क्या गो है, 2 गो है, और यहाँ पे कितना है 4 गुना x है। तो क्या मिल रहा है, x और x मिल रहा है, तो x को बाहर कर देंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर में ही रहने देंगे। तो ये हो गया कॉमन करने का तरीका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस दोनों में फिर करेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये शून्य कहरा निकालने के लिए तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4, जो ब्रैकेट वाला है उसको अंदर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ इंटू हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, बराबर लिख देंगे 0, क्योंकि शून्य कहता है। तो लिखेंगे जब हो जाएगा x माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर कितना, ये 4 हो गया। फिर लिखेंगे x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना 3। तो इसलिए देखिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 4 और 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलिए समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका देखिए 33वां नंबर सवाल ये दिया गया है, कहता है कि एक स्तंभ की छाया
की ऊंचाई जो है √3 गुनी है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वो क्या है, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। आपको क्या कहता है, उन्नयन ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण या नीचे वाला कोण। आप पहले समझिए, ये एक स्तंभ है, ये स्तंभ है, ठीक है, ये हम क्या मान लिए, ये एक स्तंभ है। अब इसमें यह कहता है कि एक जो स्तंभ है, मान के चलिए ए बी जो है एक स्तंभ है और बी सी एक जो है छाया है, जो इसका मान कितना है, √3 गुनी है। तो ए बी का स्तंभ ले लेते हैं x और बी सी जो है छाया है, तो इसको हम ले लेते हैं √3 गुना x ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छाया है। कहता है उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी यह वाला कोण ज्ञात करना है, इस कोण को जो है आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको जो है हाल में ये लिखना है माना की, क्या लिखेंगे, माना की ए बी क्या है, ए बी स्तंभ है। माना कि ए बी क्या है, स्तंभ है, ये लिखेंगे, माना ए बी स्तंभ है। तो बी सी मेरा क्या है, छाया है ना। तो लिखेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस कोण को अगर दर्शाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब और बाकी आधार हो जाएगा, और समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो लंब बट्टा आधार जो होता है किस फॉर्मूले में आता है, tan थीटा में आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, है ना, tan थीटा, क्योंकि थीटा का ही मान ज्ञात करना है ना। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा कितना हो जाएगा, ए बी बट्टा हो जाएगा बी सी। तो tan थीटा यहाँ पे लिखेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी का मान x है और बी सी का मान कितना है, √3 इंटू एक्स है ना। x और x कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। अब ये बताइए 1/√3 किस में आता है, tan थीटा के किस डिग्री में जो है 1/3 आता है, 1/√3 आता है। देखिए tan 30 डिग्री का मान है ना, tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan, यहाँ पे थीटा लिखेंगे, tan थीटा डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री। तो ये देखिए अभी tan और tan जो है कट जाएगा, तो बचेगा थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। तो देखिए थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री हो गया। देखिए यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला जो सवाल जो है 34वां नंबर दिया गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि एपी का जो है प्रथम पद, यानी कि आपका जो है ना प्रथम जो पद है, प्रथम पद जो ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है, 2 है। फिर कहता है सारवंतर यानी डी का मान कितना है, 3 है। कहता है कि 8वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चूंकि ए 8 अगर 8वां पद कहेगा तो ए प्लस हम लिखेंगे 7d। इस तरह से आप मैंने फॉर्मूला भी बताया था। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला एक होता है ए एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू होता है डी। आप इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट तरीका आपको अपनाना है। तो लिखें ए का मान कितना, 2 प्लस लिखेंगे 7 हो जाएगा, गुना डी का मान कितना 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो यहाँ पे 2 प्लस कितना हो जाएगा, 7 या 21 कितना हो गया, 23। तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए आपका जो 8वां पद कितना हो गया, 23 हो गया, है ना, क्लियर। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर क्या दिया है। कहता है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को जो है मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये समझना है बच्चों कि एक वृत्ताकार कोई आकृति है, उसी के तार से जो है एक वर्ग बनाया जाता है, यानी कि वृत्ताकार की जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि होगी वो क्या होगा, वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, वर्ग के परिधि के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही से मिला हुआ है ना। जरा ध्यान दीजिए, एक जो है हम आकृति ले लेते हैं, हम मान लेते हैं एक ये मेरा क्या है, एक वृत्त है और एक जो है ये वर्ग है, ठीक है। ये जो है एक दूसरे से बना हुआ है, इसी से जो है वर्ग बना है। तो इसकी जो यहाँ पे कहता है कि त्रिज्या जो है, इसकी मेरा क्या है, त्रिज्या जो कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि इसकी वर्ग की एक भुजा ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पे ये समझना है, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए चूंकि लिखना है, चूंकि वृत्त से वर्ग बनाया है, वर्ग बनाया गया है, ठीक है, ये लिखेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr
और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा यानी कि ए। ठीक है, अब यहाँ पे ये करना है कि इसका जो है ना मान लिख देना है 2 गुना पाई का मान 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है 28 लिखेंगे, 28 बराबर लिखेंगे 4 गुना हो जाएगा भुजा यानी ए। अब देखिए इसको कटा सकते हैं 7 चौक 28 तो कितना हो जाएगा 176 बराबर हो जाएगा 4 गुना ए, है ना। तो अब यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं या ए बराबर हो जाएगा 176 बट्टा हो जाएगा, क्योंकि 176 है 176 बट्टा हो जाएगा 4। इसको हम कटाएंगे कितना बार में तो हो जाता है 44 बार में। इसीलिए वर्ग की एक भुजा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ तक क्लियर, बहुत आसान तरीके से। तो भुजा का मान कितना निकल गया, वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना हो गया 44 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, अगला प्रश्न मेरा क्या दिया गया है 36वां नंबर है। ठीक है, 36वां नंबर सवाल ये कहता है, सवाल ये है कि ये कह रहा है सवाल कि यदि जो है, यदि ये कहता है कि यदि जो है, इसको समझिएगा सबसे पहले, यदि कहता है कि आर, यदि आर जो है जिसकी जो बिंदु दी गई है, बिंदु क्या हुआ दिया हुआ है, बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि ए 6, 5 और बी जो है बिंदु 4 वाई को मिलाने वाली रेखाखंड जो है ए बी का मध्य बिंदु जो है वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर को आप समझिएगा बच्चों। आपको अगर यहाँ ध्यान देंगे, एक मान के चलिए एक मेरा रेखाखंड है जिसका जो है अंत बिंदु जो है क्या है ए और बी है। अब ये यहाँ पे दिया गया है कितना भाई आर है, ये क्या है मध्य बिंदु है। ए का मान यहाँ पे कितना दिया है 6 और 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 6 और ये 5 हो गया। ठीक है, 6 और 5 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे बी का मान कितना है 4 और वाई दिया हुआ है। अब देखिए इसका मान यहाँ पे क्या है कि 5 और 6 दिया है, आर का मान 5 और 6। अब ये बताइए इसको हम x1 और यहाँ पे y1 मानते हैं, और इसको हम क्या मानते हैं y1 और y2 मानते हैं, और ये तो मेरा x और y है ना, x और y है। अब बताना है, ये कहता है कि y का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मध्य बिंदु दिया गया है। लिखेंगे चूंकि यहाँ पे दिया हुआ, ऐसे लिख सकते हैं कि दिया है ए बी का मध्य बिंदु क्या है आर है, मध्य बिंदु आर है। इसीलिए क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि y निर्देशांक के लिए, y निर्देशांक, ठीक है अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखेंगे y निर्देशांक के लिए, y निर्देशांक के लिए, y निर्देशांक के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ये जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है कि y1, अब देखिए y1 क्या है मेरा, y1 मेरा 5 है, y2 का मान कितना y है, तो y1 का मान लिखेंगे 5 प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान सिर्फ जो है y दिया है, बट्टा लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पे y का मान कितना है 6 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 6 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं ना, लिखेंगे 5 प्लस y बराबर हो जाएगा 6 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे तो y बराबर हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 5, तो इसको हम इसको घटाएंगे तो 12 में 5 गया कितना, तो 7, यानी कि y का मान कितना निकल चुका है 7 निकल हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए कितना आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से आपको समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो अगला जो प्रश्न दिया गया बच्चों, देखिए 37वां नंबर सवाल ये कह रहा है, 37वां नंबर सवाल ये कहता है कि प्रकाश की ऊंचाई, प्रकाश की क्या है ऊंचाई जो है 60 डिग्री है, तथा उनसे बनने वाले स्तंभ की छाया जो है, छाया की लंबाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, उनके बनने वाली स्तंभ की छाया की लंबाई जो है 20 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें भी आकृति आपको समझना है। देखिए एक आकृति मैंने लिया, ठीक है, ये आकृति है, ये क्या है एक आकृति है। ठीक है, कहता है कि प्रकाश की ऊंचाई जो है 60 डिग्री यानी उन्नयन कोण पर है। ये 60 डिग्री क्या है, ये उन्नयन कोण है, मान के चलिए 60 डिग्री उन्नयन कोण है। कहता कि छाया की लंबाई 20 मीटर है, तो 20 मीटर ले लिए। सबसे पहले ये मान लेते हैं ए बी और सी। अब इसमें करना है कि ए बी मेरा क्या है एक स्तंभ है, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे सॉल्व में लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना कि ए बी स्तंभ है। ठीक है, माना ए बी
स्तंभ है जिसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, माना कि ए बी मेरा क्या है, स्तंभ है, और छाया मेरा कितना है, 20 है। अब ये बताना है बच्चों, अब ये आपको समझना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था न्यून कोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब कहते हैं। तो यहाँ पे ए बी जो है और बी सी जो है, ए बी मेरा क्या हो जाएगा, एक स्तंभ हो जाएगा और इसकी छाया मेरा बी सी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा हो जाएगा कितना, ए बी बट्टा हो जाएगा बी सी। तो निकाल सकते हैं। अब ये बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना, tan 60 डिग्री का मान कितना, 1/√3। तो लिखेंगे 1/√3 बराबर ए बी का मान लिखेंगे ए बी हो जाएगा, बी सी का मान कितना 20 हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना 20√3 सेंटीमीटर, यानी मीनार की ऊंचाई है ना, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर में था ना, मीटर में था, तो यहाँ मीटर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3 मीटर हो जाएगा, 20√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में बनाने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न देखिए 38वां नंबर सवाल ये कहता है, ये सवाल ये कह रहा है बच्चों, कहता है कि देखिए किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आपको मैंने बताया था किसी भी घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, a√3 होता है ना, भुजा √3 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसका सिर्फ हम निकालेंगे, भुजा निकालेंगे 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। देखिए करना क्या है, आपको यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, ये निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि घन के विकर्ण, घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 6√3 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे a√3 बराबर हो जाएगा 6√3। अब निकालेंगे ए बराबर यानी भुजा बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा 3 बट्टा कितना, यहाँ हो जाएगा √3, तो √3 कट गया, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। भुजा का मान कितना 6 सेंटीमीटर का। तो अब लिखेंगे, अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 गुना a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 छाक 36 गुना 6 करेंगे, कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया है 39वां नंबर सवाल है, ये कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो है 3 नंबर वाला सवाल है, और ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। फिर ये कहता है कि 7 + √2 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध कीजिए। देखिए आपको जो है ना एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या वाला, ठीक है, उसमें जो है प्रश्नावली 1.3 जो है ना, उसमें जितना भी क्वेश्चन है उसको आप लोग अगर बना लेते हैं तो ये पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, चलिए इसको आपको कैसे बनाना है जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे दिया गया है कि अपरिमेय संख्या है, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, तो जस्ट इसका अपोजिट मान लेना है। ठीक है, लिखेंगे माना कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या है, √2 क्या है एक परिमेय संख्या है, जो एक भिन्न संख्या होगी, लिखेंगे जो एक भिन्न संख्या होगी। देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था और आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है। P/Q के रूप में जो हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं √2 बराबर कितना हो जाएगा P/Q, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे √2 बराबर P/Q। अब यहाँ पे हमको ये लिखना है कि यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ जो है ये क्या है, लिखेंगे यहाँ Q से जो है विभाज्य नहीं है। अगर ये नहीं लिखेगा तो सत्यापित नहीं होगा। तथा लिखेंगे, तथा Q बराबर नॉट 0 या 1,
ठीक है, क्यू जो है, क्यू का मान जो है 0 1 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 लिखेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लिखेंगे P बटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2 तो सिर्फ 2 आएगा। इसको लिखेंगे P स्क्वायर बटा हो जाएगा Q स्क्वायर। तो इसका यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बराबर लिखेंगे P स्क्वायर हो जाएगा, Q को 2 तो गुना कर सकते हैं ना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2P, इधर हम थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। इधर हम क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2Q, ठीक है, क्योंकि इसको एक इधर कर दिए, 2Q बराबर कितना हो गया, P स्क्वायर हो जाएगा और बटा यहाँ हो जाएगा Q। अब लिखेंगे जहाँ पर लिखेंगे, जहाँ लिखेंगे P Q से विभाज्य नहीं था तो P स्क्वायर Q से विभाज्य नहीं होगा, ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये क्या है, 2P क्या है, ये सर 2Q जो है मेरा क्या है, 2Q जो है एक पूर्णांक संख्या है, 2Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और ये बट्टे में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब ये बताइए बच्चों कि पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या क्या कभी आपस में बराबर हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ये असंभव है, ये क्या है, असंभव है। यहाँ पे लिख देंगे थोड़ा सा असंभव, तो लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, रूट क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। ये हो गया आपका सत्यापन, ठीक है, सत्यापन आपका जो है हो चुका है। इस प्रकार से आपको जो है इसको सिद्ध कर देना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला जो प्रश्न आप देखिए बच्चों, 40वां नंबर जो सवाल दिया गया है, ये कहता है, देखिए त्रिकोणमिति से रिलेटेड ये सवाल है, और त्रिकोणमिति से रिलेटेड ये सवाल को आप लोगों को अच्छे से बनाना है बच्चों, ठीक है, अच्छे से जो है आपको बनाना है। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कहता है बच्चों, कहता है कि 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 दिया है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। जब x का मान हमको ज्ञात नहीं करना है तो हमको करना क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दिया गया है, इसको हम LHS और RHS से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, इसको सॉल्व में लिखे, इसमें सॉल्व करना है ना। तो लिखेंगे 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस लिखेंगे, उसके बाद x है इंटू है साइन है, उसके बाद स्क्वायर 60 डिग्री है ना, बराबर कितना दिया है 60, 10 दिया है। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब ये बताइएगा कि 2 है, cosec 30 डिग्री का मान कितना 2, तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस लिखेंगे x इंटू है। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे गुना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ये x है, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10। अब देखिए इसको हम निकाल सकते हैं, 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस लिखेंगे x है, x लिखेंगे, गुना लिखेंगे 3 हो जाएगा, और 2 दूनी हो जाएगा 4 बराबर कितना 10। अब देखिए इसको हम निकाल सकते हैं, 4 दूनी कितना 8 हो गया, प्लस लिखेंगे ये हो गया 3x बट्टा हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 10। तो अब आगे क्या करना है, तो लिखेंगे 3x बट्टा हो जाएगा 4। अब ये क्या है, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 में -8 को घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3x बट्टा हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना। अब देखिए इसको गुना कर सकते हैं, तो लिखेंगे 3x बराबर कितना, 4 दूनी कितना 8, तो आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8 बट्टा, है ना, 8 बट्टा कितना हो जाएगा, 8 बट्टा हो जाएगा 3। देखिए x का मान वैल्यू कितना निकला, 8/3 निकल चुका है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 41वां नंबर की ओर। 41वां नंबर जो सवाल दिया गया है, देखिए आपका जो है समांतर श्रेणी से रिलेटेड है, और ये समांतर श्रेणी से रिलेटेड ये एग्जाम में 100% पूछा जाता है, AP से भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका जो है लास्ट वाला अंक निकालने के लिए कहेगा वो भी आपका, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल क्या है, सवाल यहाँ पे ये दिया गया है, सबसे पहले निकालेंगे प्रथम पद, यानी कि a का मान जो दिया गया है वो 11 है। अगर d निकालते हैं तो d का फॉर्मूला होता है a2 -
A1, यानी कि 8 में हम क्या करना है, 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहता है an का मान, चूंकि an का मान कितना दिया है, अंतिमवा पद कितना दिया है, माइनस कितना है, 150 है, तो माइनस यहाँ पे 150 दिया है। चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला an का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d बराबर हो जाएगा -150। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है बच्चों कि ये जो है a का मान कितना 11 है तो लिखेंगे 11 प्लस n का मान तो ज्ञात ही करना है तो n यहाँ पे लिखेंगे n-1 और d का मान है -3 तो -3 लिखेंगे बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस में। ठीक है, अब देखिए आगे लिखना है कि n-1 जो है उसको रहने दीजिए, गुना करेंगे -3 हो जाएगा बराबर, इसको देखिए प्लस है, ये है ना प्लस, इसको क्या करेंगे इधर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा 150 - 11। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए इसको हम आगे गुना भी कर सकते हैं लेकिन इनको गुना नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे तो गुना हो जाएगा -3 बराबर लिखेंगे कितना हो जाएगा -161। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, गुना इधर आके क्या हो जाएगा, ये जब इसको इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग, तो यहाँ लिखेंगे n-1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा -161 बट्टा हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस खत्म। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, खलास हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आगे लिखेंगे यहाँ पे n बराबर अब यहाँ पे देखिए ये क्या है -1 है तो उधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 161 प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, देखिए बट्टा हो जाएगा 3 प्लस लिखेंगे 1, तो आगे हम इसको निकालेंगे इसलिए n का बराबर हो जाएगा 164/3। देखिए n का मान 164/3 निकला है। अब यह बताइए दोस्तों क्या वो n बराबर 164/3 हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि जब भी हम nवा पद निकालते हुए एक प्राकृत संख्या होती है, क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, यानी पूर्ण रूप में होता है। ठीक है, ये पूर्ण रूप में नहीं है तो लिखेंगे चूंकि AP का कोई पद -150 नहीं है, 150 नहीं है, अतः nवां पद पूर्ण नहीं है। इस तरह से लिख के आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर, ये आपका समझ में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न आप देखें 42वां नंबर सवाल जो दिया गया है, कहता है कि एक थैले में, ठीक है यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक थैले में जो है लाल जो है 3 लाल गेंद है, 5 जो है काली गेंदें हैं। अब कहता है कि इस थैले में जो है गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, यादृच्छा जो है निकाली जाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, दिया हुआ है, क्या दिया भाई, ये देखिए आप यहाँ का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको यह समझना बच्चों कि इसमें यह दिया गया है कि लाल जो है 3 जो है लाल गेंद है और 5 जो है वो काली गेंद है। तो लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लिखेंगे लाल गेंद, लिखेंगे ऐसे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा काली गेंदों की संख्या, लिखेंगे काली गेंद की संख्या बराबर हो जाएगा 5। अब ये बताइए, ये होने के बाद आपको करना क्या कि सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर लिखेंगे 3 + 5, है ना, लिखेंगे 3 + 5 तो बराबर कितना हो गया 8 हो गया। अब कहता है कि लाल गेंदों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करनी है, लाल गेंदों की प्रायिकता, है ना, लाल। अब लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है। जब लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, लाल गेंद कितना है 3 को, है ना, तो लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 बट्टा हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो गया। देखिए है ना, एकदम आसान तरीके से आपको समझना है। ये सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एग्जाम से पहले ना मॉडल पेपर को अच्छे से सोल्यूशन कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो प्रश्न देखिए बच्चों 43वां नंबर जो सवाल दिया गया है, यह कहता है कि यदि नीचे दिए गए बटन के माध्यक जो है, माध्यक 28.5 हो, माध्यक मेरा क्या कह रहा है, माध्यक मेरा ये कहता है कि 28 मेरा जो है 5 हो, 28 मेरा कितना है 5 दिया हुआ है। कहता है x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये चैप्टर में भी दिया हुआ था और इस चैप्टर में आपका जो सवाल है ना, ये VVI है, मैंने पहले बताया था आपको चैप्टर वाइज में, जिसमें मैंने टिक लगाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला मैथ में, उसमें मैंने ये बताया था कि आपका जो ये वाला जो क्वेश्चन है
ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मॉडल क्वेश्चन में मॉडल पेपर में ये दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको संचयी बारंबारता निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा था, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, और जो कि यहाँ पे माध्यक दिया है, जब माध्यक निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालेंगे हम, इसी में लिख दें, इसी में हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, इसी में आपको लिख देते हैं, यहाँ पे संचयी बारंबारता लिख देते हैं, संचयी। ठीक है, संचयी बारंबारता, इसी में संचयी बारंबारता हम बनाए। तो इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता में क्या होता है कि यह जो बारंबारता है, ये आवृत्ति जो दी गई है, इसमें क्या करते हैं, ये आपका आवृत्ति यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता, ये हो गया बारंबारता। ठीक है, बारंबारता इसमें हो गया। अब इसमें क्या है कि इसको जो है ना योग करना, एक दूसरे के साथ जो है इसको योग करते जाना है, इसको योग करते जाना है। तो इसमें क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए, ये दिया है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5, और ये निकालेंगे 5 प्लस हो जाएगा x। अब इसमें लिखेंगे तो 20 5 कितना 25 प्लस हो जाएगा x। अब इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा। इसको निकालेंगे 45 प्लस, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, इधर के भाई, ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस हो जाएगा y, और इसके आगे लिखे 45 प्लस x प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल, जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल यहाँ पे n का मान जो दिया गया है कितना दिया है, 60 दिया गया, टोटल कितना 60 दिया गया है। अगर हमको यहाँ निकालने, इधर निकालते थोड़ा सा आपको यहाँ समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखिए n का मान कितना है, n का मान आपको जो दिया गया है, यानी कि n का मान दिया गया है 60, n का मान कितना 60 दिया गया है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, चूंकि यहाँ पे दिया गया है कि 45 प्लस x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्योंकि n के बराबर होगा, टोटल जो है दिया गया है। अब इसमें लिख सकते हैं इसीलिए। अब देखिए x प्लस कितना हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस हो जाएगा 45। तो देखिए इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, x प्लस y है ना, x प्लस वाई, 60 में 45 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, जब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, अब आपको करना क्या है, इसमें जो है ना, जो माध्यक का फॉर्मूला को जितना भी होता है, जैसे कि L हो गया, F हो गया, CF हो गया और H हो गया, ये आपको ज्ञात करना है। तो L सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो L जो होगा, ये क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग मेरा क्या है, माध्यक वर्ग मेरा ये वाला है ना, तो उसकी निम्न सीमा निकालेंगे। तो निम्न सीमा जो हो जाएगा, निम्न सीमा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे L का मान कितना हो जाएगा 20, है ना, L का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हमको आगे क्या करना है, CF निकालना है। तो CF नहीं, F निकालना पहले। तो F कौन सा हो जाएगा, F ये वाला हो जाएगा ना, ये वाला F हो जाएगा, ये जो है मेरा F हो जाएगा। तो लिखेंगे F, तो यहाँ पे F बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, F बराबर कितना हो गया, ये हो गया B। और CF अब निकालना है। तो CF कितना हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 25 है ना, 5 है, चलिए 5 प्लस 5 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए h का मान निकालना है। तो h का मान कितना है, न्यूनतम दूरी जो है आपका 10-10 का अंतराल में है, तो लिख देंगे। अब देखिए आगे क्या करना है, माध्यक। अब निकालेंगे माध्यक। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, ये नहीं होता है L प्लस n/2 माइनस होता है CF, n/2 माइनस CF बटा होता है F इंटू होता है H, यह ना फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, बैठाते जाना है। देखिए माध्यक का पहले से मान दिया गया है 28.5। ठीक है, 28 कितना है 5 दिया हुआ है, बराबर लिखेंगे L का मान कितना, L का मान कितना दिया गया है बताइए, L का मान कितना दिया गया है, L का मान जो है यहाँ पर दिया गया है 20, है ना, L का मान 20 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 20, लिख दिए। प्लस लिखेंगे n/2 यानी कि 60 बटा कितना हो जाएगा 2 लिखेंगे, माइनस CF का मान कितना भाई, CF का मान 5 माइनस x लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देना है। F का मान कितना है, यहाँ 20 लिखेंगे, 20 लिख देंगे। और H का मान कितना है 10 लिख देंगे। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे 28। अब इसको इधर घटा दीजिए, 28.5, 28 कितना हो गया 28.5 माइनस हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा, इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 माइनस x बट्टा हो जाएगा, इसको कटा सकते हैं 2, यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, चलिए अब देखिए कितना हो गया, इसको 28 में 20 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 8.5 होगा, बराबर लिखेंगे। अब ये 30 में 5 गया कितना 25 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि प्लस, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ प्लस ना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, उसके बट्टा हो जाएगा 2।
अब देखिए इसको हम कर सकते हैं, इसको यहाँ नीचे क्या एक छिपा हुआ, इसको कोना कोनी क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करेंगे 8 दूनी 16 1 17, यहाँ लिखेंगे 17 बराबर हो जाएगा 25 प्लस हो जाएगा x, ठीक है। तो लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस हो जाएगा 17 यानी कि 8। x का मान कितना निकला, 8 निकला है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि हमको आगे भी याद करनी है ना, तो आगे हमको क्या करना है, क्योंकि ये समीकरण निकला हुआ है तो इस समीकरण पे मान रखना x का, ठीक है। लिखेंगे समीकरण एक में x बराबर कितना 8 रखने पर, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि जब दिया गया था x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर दिया गया था 15, तो लिखेंगे इसलिए यहाँ पे हो जाएगा y बराबर यहाँ पे पहले लिखेंगे 8 प्लस वाई बराबर कितना 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 8, तो बराबर कितना हो गया 7। तो देखिए इसलिए x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया है पहले 8 निकला और y का मान निकल गया 7, तो यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। देखिए आसान है ना, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपको मैंने समझाया है, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करते जाना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है 44वां नंबर देखें। 44वां नंबर सवाल ये कहता है बच्चों, सवाल ये कहता है कि भूमि के एक जो है बिंदु है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो है जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से आपको करना है जैसे मैंने पहले ही बताया है कि सबसे पहले आकृति को आप लोगों को बना लेना है। आकृति बनाएंगे, सबसे पहले ये कहता है भूमि के जो है एक बिंदु है, ठीक है, मान के चलिए ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा क्या एक मीनार है, जो मीनार की ऊंचाई है, और जो है इसकी पाद बिंदु से यानी कि इस कोण से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है यानी कि सी तक जो है दूरी है कितना है 30 मीटर दिया हुआ है। अब ये कहता है कि उसके जो है ना उसके जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण ये 30 डिग्री हो गया। हमको ये वाला ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, लिखेंगे माना कि लिखेंगे माना कि ए बी क्या है मीनार है, ए बी मेरा क्या है मीनार है, ठीक है। तो बी सी मेरा क्या है इसकी पाद बिंदु की दूरी है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में या समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे ए बी सी में। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा tan थीटा होगा, tan कितना 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी का मान यहाँ ज्ञात करना है, तो ए बी बटा हो जाएगा कितना बी सी हो जाएगा। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बताइए आप, tan 30 डिग्री का मान कितना, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये ना होता है, तो 1/√3 होता है। आप मुझे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से कमेंट करो। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान कितना, तो 1/√3, तो यहाँ लिखे 1/√3 बराबर हो जाएगा ए बी का मान, है ना, ए बी का मान का ज्ञात करना है, तो ए बी लिखेंगे। अब बी सी का मान कितना है 30 मीटर, तो 30 मीटर लिख देंगे। अब देखिए लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ये ऊपर चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा √3 होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/√3 हो जाएगा ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 30 बट्टा हो जाएगा √3। अब क्या करना है इसका परिमेयकरण कर देना है, तो लिखेंगे 30 बट्टा रूट आपका जो 3 दिया हुआ है गुना लिखेंगे √3 बट्टा हो जाएगा √3। अब देखिए अब इसको लिख सकते हैं 30√3 हो गया, इधर हम लिख देते हैं तो आपको साफ साफ दिख सके। चलिए आगे इधर लिख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 रूट हो जाएगा 3 और बट्टा हो जाएगा 3, इसको हम कटा सकते हैं 10 बार में, इसीलिए ए बी का मान कितना, ए बी का मान कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा कि सेंटीमीटर में कि मीटर में, तो मीटर में। तो देखिए मीनार की ऊंचाई जो है वो कितना हो जाएगा 10√3, कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला जो है 45वां नंबर सवाल देखें। सवाल ये कहता है बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के अंतर, ठीक है, के ऊपर जो है एक अर्धगोला जो है रखा हुआ है। तो अर्धगोला का जो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जहां पर पाई का मान क्या लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है। अब ये समझिए, इसकी आकृति को भी आप लोगों को बनाना है। देखिए आकृति हम इस प्रकार से बनाएंगे, यहां हम आकृति बना देते हैं, आकृति हम यहां लेते हैं। एक मेरा क्या है, एक घनाकार है, ठीक है, ये घनाकार आकृति है, ठीक है, ये घनाकार मेरा क्या है
आकृति है और इसी पर कहता है कि एक अध्यारोपित जो है अर्धगोला है। कहता है एक अध्यारोपित जो है क्या है, एक गोला है। ठीक है, ये हम अध्यारोपित गोला हमको अर्धगोला को यहाँ पे व्यवस्थित कर दिए। अब ये कहता है कि जिसकी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर वाला। अब ये बताइएगा घनाभाकार। अब यहाँ पे ये समझना है कि एक घन की भुजा कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो यहाँ पे देखिए घन की भुजा लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। तो दिया है क्या, तो घन की भुजा, घन की भुजा। तो घन की भुजा यानी कि ए का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो जब घन की ये भुजा है तो ये मेरा अर्धगोला का जो है क्या होगा, व्यास होगा, है ना। तो लिखेंगे अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास। ये अर्धगोला का व्यास यानी डी का मान कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, d/2 यानी हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब इसमें यह कहता है कि इसका जो है ना, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये बताइएगा, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। अब ये बताना है कि इसका जो ये गोला है, ये सबसे पहले गोले को ना आधा काटा गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये बताना, आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो इसमें क्या है करना है कि एक के साथ 2 घटा देना है। यहाँ पे अर्धगोला है, सबसे पहले ये भी एक गोला है और यहाँ पे भी गोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, πr² - 2πr² लिखेंगे। ठीक है, समझना। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे चूंकि, ठीक है, ठोस का संपूर्ण, ये संपूर्ण है नहीं, ठोस का जो है सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठोस का जो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, सबसे पहले जो है ये घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, माइनस लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 अर्धगोला है, एक संपूर्ण गोला है यहाँ पे, यहाँ तक ये आधार पर है ना, संपूर्ण ये गोला है, और ये क्या है, एक ऊपर से अर्धगोला है, ये अध्यारोपित है, उसके ऊपर जो है व्यवस्थित है। तो हमको करना क्या है, इसमें 6a² है, ये है, ये 6a² लिखे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो वर्ग है, एक वृत्ताकार है, उसकी हमको πr² निकालना है। तो हम निकालेंगे क्या, माइनस हो जाएगा πr² - 2πr²। ठीक है, ये लिखेंगे क्योंकि ये अध्यारोपित है ऊपर पे। अब इसको आगे करेंगे, 6a² हो जाएगा, माइनस लिखेंगे क्या हो जाएगा, πr²। ये हो गया, इसमें घटाए तो। ठीक है, अब देखिए इसका मान अब बैठाते जाइएगा, तो यहाँ पे 6 गुना हो जाएगा a का स्क्वायर कितना, a का यानी कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना भाई, आर का मान है 7/2, तो 7/2 गुना हम 7/2 लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए। अब इसको कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 7 7 49। ठीक है, माइनस इसको देखिए 7 और 7 कट गया, 11 दूनी 22, 11 7 77/2। अब देखिए आगे हम इधर बनाते हैं। अब 6 को 49 से गुना कीजिए, 6 को अगर हम 49 से गुना करते तो कितना होता है, 200 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो लिखेंगे 294 प्लस, अब देखिए अगर हम 2 को 77 में भाग दें, 2 को 77 से भाग दें, तो देखिए क्या होता है, 38 दूनी होता है 76, 38 दूनी मेरा 76, तो 38 दशमलव हो जाएगा 5, तो लिखेंगे प्लस 38 दशमलव हो जाएगा 5। अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको हम टोटल जोड़े तो कितना हो जाएगा, 322 पॉइंट हो जाएगा 5, तो लिखेंगे 322 दशमलव हो जाएगा 5। यही आपका जो है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा था, तो यहाँ हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर हो चुका है। देखिए कितना आसान है ना, बहुत आसान तरीके से हमने आपको समझाया है। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि
यूज किया क्या, रोका था है? चलो, तो देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है आपका जो है 48वां नंबर सवाल, ये कहता है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी कार को जो है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का जो है अवनमन कोण जो है 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु के मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है ना समय ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले आकृति को समझनी होगी। देखिए, मान के चलिए हम ये एक मीनार ले लिए, ठीक है, एक मीनार लिए। अब ये जो है एक व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है मेरा एक कार है, ठीक है। पर सबसे पहले ए बी क्या है, मेरा एक मीनार है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक जो है व्यक्ति जो है देखता है, तो वो 30 डिग्री पर देखता है, 30 डिग्री पर वो कार देखता है। तो 6 सेकंड बाद 6 सेकंड जो है बाद जो है 6 सेकंड बाद जो है यहाँ पर जो है वो कार आकर खड़ी हो जाती है। तो ये इसका जो कोण बनता है, इसका जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बन जाता है, 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री बन जाता है। तो अब ये कहता है कि इसका जो है ना, इसका जो है आपको जो है दूरी ज्ञात करनी है उपाद बिंदु से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये आकृति आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसमें सॉल्व में क्या लिखेंगे, सॉल्व में लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक क्या है, मीनार है, ए बी क्या है, एक मेरा क्या है, मीनार है, ए बी मेरा मीनार है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो सबसे पहले ए बी डी में निकालें। तो ए बी डी में निकालेंगे तो मेरा क्या है, यहाँ पे tan थीटा होगा, tan थीटा का मान ए बी डी, तो इसका मान निकाल रहे हैं। देखिए इसका मान अगर हम ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इसका मान अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो मेरा कितना हो जाएगा, ए बी डी। तो देखिए ए बी बट्टा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री मान, tan 60 का मान, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा हो जाएगा बी डी, है ना, ए बी बट्टा बी डी हो जाएगा। तो tan 60 का मान कितना होता है, 1/√3 ना होता है, तो लिखेंगे 1/√3 होता है, 1/√3 होता है कि √3 होता है, देखिए √3 होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे √3, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। तो सिर्फ यहाँ लिखेंगे √3 बट्टा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा हो जाएगा बी डी। तो देखिए अब हमको बी डी निकालना है, तो बी डी का मान अगर निकालें, तो बी डी का अगर मान निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कोनाकुनी हो जाएगा, यानी ए बी बट्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। समीकरण इसको क्या करना है, फर्स्ट मान लेना है, ठीक है, ए बी बट्टा √3, ये हो गया। फिर लिखेंगे पुनः हम निकाल सकते हैं, पुनः मेरा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। भाई अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टा हो जाएगा बी सी। अब ये जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि बी सी को हम लिख सकते हैं, कि बी सी को लिख सकते हैं कि यह जो है बी सी जो है वो बी डी प्लस बी सी के बराबर होगा, सॉरी सी डी के बराबर होगा या डी सी के बराबर होगा, लिख सकते हैं ना, कि वो दोनों भुजा जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों का अगर हम जोड़ दें तो बी सी के बराबर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पे आगे क्या करना है, tan 30 डिग्री मान कितना, 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर लिखेंगे। तो ए बी का मान ए बी रहने दीजिए, बी सी का निकाल सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं ना, बी सी को, अब देखिए बी सी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, बी सी और बी डी प्लस तो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे सी डी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको क्या करना है आगे, अब देखिए अब इसको आगे आप समझिए, कोनाकुनी गुना कर देना है, कोनाकुनी क्या करना है, गुना करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर, देखें यहाँ देखे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा बी डी प्लस हो जाएगा सी डी, बराबर लिखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, रूट ए बी लिखेंगे, अरे मर्दे, लिखेंगे ए बी √3, ये हो गया, ए बी √3 हो चुका है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा बी डी का मान कितना दिया है, बी डी का मान समीकरण फर्स्ट में हम निकाले थे ए बी बट्टा √3, तो यहाँ करेंगे ए बी बट्टा √3, है ना, तो लिखेंगे बी डी का मान हो जाएगा ए बी बट्टा √3 प्लस हो जाएगा सी डी, बराबर लिखेंगे ए बी √3, है ना। अब क्या करेंगे, ये सी डी जो है सी डी को रहने दीजिए, अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे ए बी हो जाएगा √3 माइनस हो जाएगा ए बी बट्टा हो जाएगा √3। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, अगर हम लघुत्तम निकालें ना तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा गुना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा ए बी बट्टा कितना हो जाएगा
√3 हो जाएगा, है ना। तो अब आगे लिखिए, तो यह हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा, इसको करेंगे, देखिए 2 है, 2 और 1, इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 में 2 गया कितना, सॉरी 3 में 1 गया, 2 ना होगा, तो लिखेंगे 2AB बटा हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको आप जरा ध्यान दीजिएगा, CD का मान मेरा कितना निकला, 2AB बटा √3 निकला है। अब यहाँ पे देखिए, पहला जब हम निकाले थे, मेरा A का जो समीकरण फर्स्ट निकला था, BD का मान निकला था AB बटा √3, और अब समीकरण सेकंड में आप देखें यहाँ पे, तो क्या निकला है कि CD बराबर 2 गुना AB बटा √3, ये निकला है, इसका 2 गुना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि BD की जो दूरी होगी, वो BD की जो दूरी है वो CD की दूरी से क्या है, आधी है ना, आधी है ना। तो लिखेंगे चूंकि, अब लिखें यहाँ पे, चूंकि लिखेंगे BD की दूरी CD से आधी है, CD से क्या है, आधी है, चलिए इसमें लिख देते हैं आधी है। अतः BD की दूरी, चलिए इसमें लिख देते हैं, अतः क्या हो जाएगा, इसमें ये क्या कह रहा था, मीनार से पाद तक पहुंचने की दूरी, अतः मीनार से पाद तक की दूरी 3 सेकंड होगी, 3 सेकंड होगी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, यहां तक आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न आपका जो है 39वां नंबर, देखें 39वां नंबर सवाल ये कहता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, 39वां नंबर, 39वां नंबर है सर, 49 नंबर है, चलिए 48वां तो बता दिया ना, 48 मैंने अभी बताया। अब देखिए 49 नंबर, तो सवाल ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर जो है खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। VVI थ्योरम है, थेल्स प्रमेय का विलोम से रिलेटेड ये सवाल है, थेल्स प्रमेय के विलोम से रिलेटेड जो है आपको ये बनाना है। इसमें यह कहता है, इसमें आपको आकृति बना ही देते हैं, देखिए आकृति मान लेते हैं कि यह जो एक क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। अब इसका जो स्पर्श बाह्य स्पर्श बिंदु है इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो एक त्रिज्या मान लेते हैं, ये क्या है, त्रिज्या है, यहाँ O ले लेते हैं, यहाँ A ले लेते हैं, यहाँ B ले लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे PQR कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे हम P ले लेते हैं, ठीक है, ये क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें ये कहता है कि आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, दो कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। अब ये बताइए यहाँ पर मेरा जो कोण बना वो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ये भी है 90 डिग्री का। तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को यहाँ समझना है बच्चों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिया क्या है कि O केंद्र वाले वृत्त पर जो है PA और AB क्या है कि दो स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पे आपको सॉल्व लिखते हैं, चलिए लिखेंगे, दिया है क्या दिया है कि O केंद्र वाले वृत्त में PA या AP लिख सकते हैं, PA तथा P, चलिए थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, तथा PB दो स्पर्श रेखा है, चलिए यहाँ तक लिख दिए। अब आगे क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या लिखना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना भाई, सिद्ध करना संपूरक ना, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है, देखिए ये कहता है कि रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर जो है आंतरिक कोण जो है वो मेरा कितना 180 डिग्री होता है। यानी कि कोण APB यानी कि यह वाला जो कोण है वह किसके बराबर है, ये वाला कोण के बराबर है। यानी कि कोण यहाँ क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा APB, ये हो गया पहला, APB हो जाएगा, और AOB ये वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं, AOB ये वाला कोण क्या है, वो बराबर है। तो सिद्ध करना है, यहाँ पे हो जाएगा कोण AOB, ठीक है, AOB ना होगा, हाँ AOB प्लस हो जाएगा कोण APB प्लस कोण
ए पी बी बराबर कितना है 180 डिग्री। यही हमको सिद्ध करना है। चलिए भाई अब आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे, प्रमाण, प्रमाण लिखेंगे। अब यह बताइए बच्चों, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा जो है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, जरा समझिएगा। हम जानते हैं कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको यहाँ थोड़ा सा जो है ना, एक यहाँ पे कंडीशन ये लगाना है। देखिए हम इसलिए निकाल सकते हैं कि डी, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए है ना, ओ ए पी, ओ ए और पी, ये वाला हो गया। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ओ ए पी ये एक वाला भुजा, ठीक है, और उसके बाद ओ पी बी ये वाला भुजा। तो ये कितना कितना 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो निकालेंगे, क्योंकि कौन क्या हो जाएगा, ओ ए पी प्लस कौन कितना हो जाएगा, मैंने अभी बताया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या निकालेंगे, ओ ए पी हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे, तो हो जाएगा ओ बी पी, है ना, ओ पी पी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे बराबर नहीं, प्लस नहीं होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर। ये दोनों क्या है, लंब को दर्शाता है। ठीक है, लंब को दर्शाता है। तो लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना, 360 डिग्री। लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री क्या होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब देखिए चतुर्भुज के चारों कोण, यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे एक आकृति हो गया, ठीक है। अरे भाई किधर आ गया, देखिए इसको हम क्या करेंगे, चतुर्भुज की ये वाला कौन, ये 2 भुजा, 3 भुजा, ये 4 भुजा, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना, 360 डिग्री होता है। अब निकाल सकते हैं कौन ए ओ बी, देखिए इसीलिए निकालेंगे कौन ए ओ बी, कौन ए ओ, देखिए ए ओ बी, एक ये कौन हो गया। फिर निकाल सकते हैं कौन ए, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ओ ए पी, ओ ए पी प्लस लिखेंगे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद बी ओ पी, कौन ओ पी बी प्लस लिखेंगे कौन ए पी बी बराबर कितना, 360 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, 360 डिग्री। अब देखिए कौन ए ओ बी और ए पी बी, यही ना हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका मान कितना है, इसका मान जो दिया गया है, इसका मान कितना दिया है बच्चों, इसका मान यहाँ पे दिया गया है 90 डिग्री, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, कौन लिखेंगे ए ओ बी प्लस हो जाएगा कौन ए पी बी प्लस हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 90 90 कितना 180, कौन ए ओ बी प्लस कौन ए पी बी प्लस 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, बराबर कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसको लिखेंगे ऐसे करके, तो लिखेंगे कौन ए ओ बी प्लस कौन ए पी बी बराबर कितना 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए निकालेंगे, अतः हो जाएगा, इसीलिए करेंगे ना, इसीलिए कौन ए ओ बी, कौन ए ओ बी प्लस निकालेंगे कौन ए पी बी बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। हमको यही ना सिद्ध करने के लिए कह रहा था, हमको यही तो सिद्ध करने के लिए कह रहा था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड,
PRO, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले जो है प्रश्न 50वां नंबर की ओर। चलिए 50वां नंबर सवाल देखें, क्वेश्चन क्या कहता है। 50 नंबर सवाल कहता है कि सर्वसमीका जो है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस जो है टेन, 1 प्लस जो है आपका टेन ए का प्रयोग करते हुए, टेन ए का जो है प्रयोग करते हुए जो है सिद्ध करना है कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 बराबर जो दिया गया है 1 बटा सेक माइनस टेन ए है। तो भाई देखिए यहाँ पे सर्वसमीका का प्रयोग करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए, एलएचएस से लेंगे। हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है ना, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसको आपको जो है सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध करेंगे, सबसे पहले एलएचएस से लेंगे, LHH लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लिखेंगे। तो क्या है, एलएचएस में दिया गया है कि साइन थीटा, यानी कि साइन ए दिया है, माइनस दिया गया है कॉस ए, कॉस ए प्लस लिखेंगे 1 बट्टा हो जाएगा, लिखने में लिखेंगे साइन ए है, ठीक है, उसमें प्लस है कॉस ए माइनस 1। चलिए अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश और हर लिखेंगे, अंश और हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, इसमें क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, कॉस ए से भाग देने पर, भाग देने पर, चलिए भाई कॉस इसमें भाग दे लेते हैं। चलिए इसमें अगर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन, साइन ए बटा हो जाएगा कॉस ए प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस है तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉस ए बटा हो जाएगा कॉस ए प्लस हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही दिया है साइन ए बटा हो जाएगा कॉस ए प्लस हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए बटा हो जाएगा कॉस ए माइनस हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, टेन ए, टेन ए बटा हो जाएगा माइनस, इसको कटाएंगे तो एक आएगा, ये भी तो एक आएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 बटा कॉस ए मतलब होता है सेक ए, तो भाई सेक ए लिखेंगे। अब इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी वही है टेन ए प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा सेक ए। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोनों तो मेरा बराबर है लेकिन प्लस माइनस में है। अब बच्चों आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टेन ए माइनस सेक ए प्लस सेक ए है, टेन ए माइनस प्लस सेक ए है, उसके बाद नीचे दिया है टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए है। अब नीचे वाले को हमको क्या करना है, जो प्लस 1 है इस प्लस 1 को, ठीक है, इस प्लस 1 को क्या करना है, इस प्लस 1 को जो है एक आपको जो है अलग फॉर्मूले में लिख सकते हैं। चलिए इसमें प्लस 1 को जो है एक फॉर्मूले में आपको निकालना है। देखिए टेन ए है ना, देखिए टेन फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए अब आगे इसमें हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे ऊपर वाला जो है ये है, तो ऊपर वाले को आपको लिख देना है, तो ऊपर वाले को क्या करना है, लिख दीजिए। तो लिख दीजिए यहाँ पे टेन ए हो जाएगा माइनस 1 प्लस हो जाएगा सेक ए। अब नीचे वाले को यहाँ पे जो टेन ए है, टेन ए उसके बाद कितना है, टेन ए है माइनस है सेक ए, सेक ए। अब इसको इनटू में रहने दीजिए। अब इसको खंड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बताइए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ प्लस नहीं होगा ना, माइनस ना होगा जी, माइनस हो गया यहाँ पे। अब ये बताइए सेक स्क्वायर यानी ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एन होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें क्या करना है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे कि टेन जो है पहला ऊपर वाला टेन ए माइनस 1 प्लस सेक ए बटा लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन ए पहले से है, टेन ए लिखेंगे, है ना, माइनस हो जाएगा सेक ए इंटू हो जाएगा, इसको निकालेंगे, ये प्लस प्लस लिखेंगे, उसके बाद सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए नहीं होगा, सिर्फ सेक ए हो जाएगा, तो ले जाएंगे सेक ए प्लस हो जाएगा टेन ए
इंटू हो जाएगा sec a माइनस tan a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको करना क्या है, देखिए अब इसमें क्या करना है कि कॉमन कर लेते हैं। अगर ये कॉमन करना है तो इसमें कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर निकलेगा, है ना, इसमें बाहर निकलेगा माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पे tan a माइनस कितना है 1 प्लस है sec a बटा लिखेंगे, माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको आपको उल्टा कर देना है, तो यहाँ पे उल्टा अगर हम कर देते हैं तो देखिए वो sec है तो उसको उधर कर देंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा ये वाला, इसको इधर करेंगे तो sec को उधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec a माइनस tan a, तो यहाँ हो जाएगा sec a माइनस हो जाएगा tan a, है ना। उसके बाद ये प्लस है तो प्लस रहने दें, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, sec a प्लस tan a, sec a प्लस लिखेंगे यहाँ पे tan a। ठीक है, इंटू लिखेंगे sec a माइनस tan a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan a हो गया माइनस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा sec a बटा लिखेंगे। अब देखिए sec थीटा, और इसको ये जब ऊपर में कर देंगे तो ये हट जाएगा ना, ये कॉमन में हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, जब इसको हम कॉमन में हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, sec a प्लस tan हो जाएगा। ये होगा कि sec a प्लस tan, कि sec a माइनस tan होगा, तो sec a माइनस tan होगा। तो यहाँ पे कॉमन हम कर ही दिए हैं, तो क्या लिखेंगे, इसमें हम सबको खाली माइनस करके सब तो लिख दीजिए, तो हो जाएगा sec a माइनस हो जाएगा tan a। ठीक है, इसको कर दीजिए, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा sec a प्लस tan a इंटू हो जाएगा sec a माइनस tan a। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको करना क्या है, आप आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मूला यहीं पे हम एडजस्ट कर दें। चलिए आगे लिख ही देते हैं, तो यहाँ पे हम अगर लिख रहे हैं tan a माइनस 1 प्लस हो जाएगा sec a बटा लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये लिखेंगे sec a। ठीक है, sec a माइनस हो जाएगा sec a माइनस tan a, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस तो प्लस रहने दीजिए प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए आगे इधर देख लेते हैं भाई, इधर गया, इसको आगे हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या -1 हो जाएगा, -1 प्लस sec a प्लस हो जाएगा tan a, तो यहाँ लिखेंगे -1 प्लस tan a प्लस हो जाएगा sec a, है ना। चलिए अब देखिए ये वाला और ये वाला क्या होता है, कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बट्टा निकल गया sec a प्लस निकल गया, प्लस नहीं माइनस ना होगा, माइनस tan a, यही ना हमको प्रूव्ड करना था, तो हो गया, लिखेंगे इसीलिए LHS बराबर हो गया RHS, ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो है 51वां नंबर जो सवाल दिया गया है, 51 नंबर देखें। सवाल ये कहता है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, एक चतुर्भुज जो है ABCD के जो विकर्ण के परस्पर जो है बिंदु O पर जो है इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO जो है बटा BO बराबर CO बटा DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। भाई बहुत आसान है, एकदम बहुत आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चतुर्भुज के चारों जो है 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज की आकृति आपको बना लेनी है। चतुर्भुज की आकृति आपको यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है जिसमें हम इसको हम 2 विकर्ण ले लिए, ये A हो गया, B हो गया, ये C हो गया और ये D आकृति ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक जो है ना, एक उभयनिष्ठ हम ले लेते हैं, यहाँ पे E मान लेते हैं, E मान लीजिए, O मान लीजिए, जो आपकी मर्जी वो ले लीजिए। अब ये जो है यहाँ पे O बिंदु पर है, ठीक है, O बिंदु पर है। अब ये कहता है कि AO बटा BO है, AO बटा यानी कि AO जो है वो BO के बराबर है, बट्टा में है, ये जो है आपस में सबको दर्शा रहा है, ठीक, एक दूसरे को। अब ये कहता है कि दर्शाई कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि ABCD क्या है, एक क्या दिया गया है, एक जो है समांतर चतुर्भुज है ना, यहाँ पे क्या है, एक जो है चतुर्भुज है। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे दिया है कि ABC और D एक क्या है, चतुर्भुज है। एक मेरा क्या है,